थाइलीरियोसिस, जिसे बोवाइन ट्रॉपिकल थाइलीरियोसिस भी कहा जाता है, कैटल की एक डिजीज है जो एक ब्लड ड्वेलिंग प्रोटोजोवन पैरासाइट की वजह से होती है। इंडिया में इस डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट थाइलेरिया अन्युलाटा है। इस डिजीज से अफेक्टेड एनिमल्स में यूजुअली हाई फीवर होता है, अनीमिया की वजह से वीकनेस आती है और सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग दिखाई देती है। इसकी सिवियरिटी की वजह से ये डिजीज कैटल में स्पेशली डेयरी एनिमल्स में हेवी इकोनॉमिक लॉसेस कॉज करती है। इंडिया में थाइलेरिया अन्युलाटा बहुत कॉमन है और इसके द्वारा होने वाली डिजीज को बोवाइन ट्रॉपिकल थाइलीरियोसिस या सिंपली थाइलीरियोसिस कहा जाता है। थाइलेरिया पारवा इंडिया में नहीं पाई जाती, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में ये कॉमन है, जहां ये कैटल और बफेलोज में एक बहुत सीवियर डिजीज कॉज करती है, जिसे ईस्ट कोस्ट फीवर कहा जाता है। थाइलेरिया म्यूटेंस भी इंडिया में कैटल और बफेलोज में रिपोर्ट की गई है, जबकि थाइलेरिया ओविस और थाइलेरिया हिरसी शीप और गोट्स को अफेक्ट करती हैं। एक कंपैरेटिवली माइल्ड स्पीशीज थाइलेरिया ओरिएंटालिस दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में मिलती है और जनरली माइल्ड डिजीज कॉज करती है। ये पैरासाइट्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहते हैं और ब्लड स्मीयर में छोटे रॉड शेप्ड या बार लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देते हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है, लगभग 0.5 से 2 माइक्रॉन्स, और ये अलग अलग शेप्स में मिल सकते हैं, जैसे रॉड्स, राउंड, ओवल, कॉमा शेप्ड या रिंग लाइक फॉर्म्स। थाइलीरियोसिस इंडिया और अफ्रीका दोनों में बहुत कॉमन है और स्पेशली एक्सोटिक और क्रॉसब्रेड कैटल के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। ये डेयरी इंडस्ट्री को सीरियस इकोनॉमिक लॉस पहुंचाती है। ये लॉस मेनली हाई मोर्टेलिटी की वजह से होता है, जो इंडिया में 10 से 90% तक हो सकता है, जबकि अफ्रीका में ईस्ट कोस्ट फीवर के केसेस में ये 90 से 100% तक पहुंच जाता है। जो एनिमल सर्वाइव कर लेते हैं उनमें भी मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, वर्किंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और वेट गेन ठीक से नहीं होता। यंग एनिमल्स में पुअर ग्रोथ की वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी, कंसेप्शन और कैल्विंग डिले हो सकती है। इंडिजिनस कैटल भी इस डिजीज से अफेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें डिजीज यूजुअली माइल्ड फॉर्म में होती है। फिर भी यह एनिमल्स कैरियर्स बन जाते हैं और एक्सोटिक और क्रॉसब्रेड कैटल के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करते हैं। ये डिजीज मेनली टिक्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिशन टिक के एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरे स्टेज में होता है, जिसे स्टेज टू स्टेज ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये इन्फेक्टेड टिक्स जब फीडिंग के दौरान कैटल को बाइट करते हैं, तब पैरासाइट ट्रांसमिट होता है। टिक के एग्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है या नहीं, इस पर अभी भी डाउट है। कभी कभी इन्फेक्शन मदर से काफ में बर्थ से पहले भी पास हो सकता है, लेकिन इस रूट का इंपॉर्टेंस क्लियरली समझ में नहीं आया है। रेयर केसेस में थाइलेरिया अन्युलाटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन थाइलेरिया पारवा में ऐसा नहीं होता। थाइलेरिया अन्युलाटा का लाइफ साइकिल कैटल और टिक्स दोनों को इन्वॉल्व करता है। कैटल के रेड ब्लड सेल्स के अंदर पैरासाइट मैक्रोमेरोजॉइड्स और माइक्रोमेरोजॉइड्स के रूप में रहता है, लेकिन वहां आगे डेवलपमेंट नहीं होता। जब कोई टिक इन्फेक्टेड एनिमल का ब्लड सक करता है, तब पैरासाइट का फर्दर डेवलपमेंट टिक के अंदर होता है। मैक्रोमीरोजॉइड्स और माइक्रोमीरोजॉइड्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जो आगे चलकर ओकाइनाइट और फिर स्पोरोब्लास्ट में डेवलप होता है। स्पोरोब्लास्ट रिपीटेड डिवीजन के थ्रू स्पोरोजॉइड्स बनाता है। जब इन्फेक्टेड टिक किसी दूसरे एनिमल को बाइट करता है, तब ये स्पोरोजॉइड्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को इन्वेड करते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल्स लिम्फ नोड्स और स्प्लीन तक पहुंचते हैं, जहां पैरासाइट स्कीजॉन्स में डेवलप होता है। इन स्कीजॉन्स को कॉक्स ब्लू बॉडीज कहा जाता है। स्कीजॉन्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोस्कीजॉन्स और माइक्रोस्कीजॉन्स। मैक्रोस्कीजॉन्स से मैक्रोमेरोजॉइड्स और माइक्रोस्कीजॉन्स से माइक्रोमीरोजॉइड्स बनते हैं। ये मेरोजॉइड्स फिर रेड ब्लड सेल्स में एंटर करते हैं और डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं। थाइलीरियोसिस में अनीमिया मेनली एक ऑटो इम्यून मैकेनिज्म की वजह से डेवलप होता है। पैरासाइट रेड ब्लड सेल्स के सरफेस को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उन्हें फॉरेन समझने लगता है। इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो ऑल्टर्ड रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट होती हैं। ये एंटीबॉडी कोटेड रेड ब्लड सेल्स मैक्रोफेजेस के द्वारा रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। इस तरह रेड ब्लड सेल्स का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे अनीमिया डेवलप होता है। क्योंकि पैरासाइट लिम्फ नोड्स के लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में मल्टीप्लाई करता है, इस वजह से इन सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है और लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। बाद में लिम्फोसाइट्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से लिम्फोपीनिया डेवलप हो सकता है। कुछ एनिमल्स में एबोमेज़म और इंटेस्टाइन्स में बटन लाइक अल्सर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जो आगे चलकर डायरिया का कॉज बन सकते हैं। थाइलीरियोसिस में डिजीज के सिवियरिटी और ड्यूरेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के क्लिनिकल फॉर्म्स देखे जाते हैं। इस डिजीज के मेनली 4 फॉर्म्स ऑब्जर्व किए गए हैं।
अक्यूट फॉर्म में इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 1 to 3 वीक्स का होता है। इस स्टेज में एनिमल्स अचानक से वेरी हाई फीवर डेवलप करते हैं, जो लगभग 105 से 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एनिमल्स पार्शियली या कंप्लीटली फीड लेना बंद कर देते हैं, डल और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और आइज और नोज से वाटरी डिस्चार्ज दिखाई देता है। कुछ एनिमल्स में डायरिया भी होता है, कभी म्यूकस के साथ और कभी बिना म्यूकस के। सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, स्पेशली प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स, क्लियरली एनलार्ज दिखाई देते हैं। अनीमिया के साइंस जैसे पेल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वीकनेस और हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट का नोटिसेबल इंक्रीज कॉमनली देखा जाता है। मिल्क प्रोडक्शन मॉडरेट से सीवियर लेवल तक ड्रॉप हो जाता है। डिजीज का कोर्स और सिवियरिटी एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकता है। सब अक्यूट फॉर्म में क्लिनिकल साइंस अक्यूट फॉर्म जैसे ही होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली माइल्डर और लेस सीवियर होते हैं। एनिमल में फीवर, एनलार्ज लिम्फ नोड्स और रिड्यूस्ड एपेटाइट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन अक्यूट फॉर्म के कंपैरिजन में बेटर होती है। क्रॉनिक फॉर्म में डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और सीवियर अनीमिया इसका मेन फीचर बन जाता है। एनिमल्स एक्सट्रीम वीकनेस शो करते हैं, बॉडी वेट ग्रेजुअली लूज करते हैं और एनिमल इमैसिएटेड कंडीशन में पहुंच जाता है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से एनिमल इवेंचुअली स्किन एंड बोन कंडीशन में आ सकता है। कुछ केसेस में नेक और शोल्डर रीजन पर स्मॉल पैप्यूल्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं, लेकिन ये फाइंडिंग कॉमन नहीं है। कभी कभी थाइलीरियोसिस का नर्वस या सीएनएस फॉर्म भी देखा जाता है, लेकिन ये रेयर होता है। ऐसे केसेस में एनिमल्स अबनॉर्मल नर्वस साइंस शो करते हैं, जैसे सर्कलिंग मूवमेंट्स और इनकोऑर्डिनेशन। इन केसेस में ब्लड स्मीयर में पैरासाइट को डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के दौरान कई कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। अनीमिया की वजह से मसल्स पेल दिखाई देते हैं, बॉडी कैविटीज में क्लियर सीरस फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है। एबोमेज्म और स्मॉल इंटेस्टाइन में बटन लाइक अल्सर्स कॉमनली देखे जाते हैं। हार्ट के सरफेस पर स्मॉल हेमोरेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं। स्प्लीन और लिवर थोड़े एनलार्ज्ड हो सकते हैं, लेकिन जनरली कोई मेजर ग्रॉस चेंजेस नहीं दिखते। सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स क्लियरली और डिस्टिंक्टली एनलार्ज्ड होते हैं। थाइलीरियोसिस का डायग्नोसिस क्लिनिकल साइंस और लैबोरेटरी टेस्ट्स के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है। हाई फीवर, अनीमिया और सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट स्ट्रांगली थाइलीरियोसिस को सजेस्ट करता है। कंफर्मेशन के लिए ब्लड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिम्जा स्टेन्ड ब्लड स्मीयर, जो ईयर वेन या जगुलर वेन से कलेक्ट किए गए ब्लड से प्रिपेयर किया जाता है, उसमें थाइलेरियल ऑर्गेनिजम्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्लियरली देखे जा सकते हैं। साथ ही लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में पैरासाइट के स्कीजॉन स्टेज, जिसे कॉक्स ब्लू बॉडीज कहा जाता है, वो भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एक और सिंपल और रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड वेट माउंट टेक्निक है। इस मेथड में क्लीन ग्लास स्लाइड पर ब्लड का एक बहुत छोटा ड्रॉप रखा जाता है और एक कवर स्लिप जिसमें टैप वाटर का एक ड्रॉप होता है, उसे जेंटली ऊपर से प्लेस किया जाता है। फिल्टर पेपर की हेल्प से एक्सेस फ्लूइड रिमूव किया जाता है ताकि रेड ब्लड सेल्स का मूवमेंट कम हो जाए। जब इस प्रिपरेशन को ऑयल इमर्जन लेंस के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स वाटर ऑब्जर्व करके स्वेल हो जाते हैं और मोटाइल पैरासाइट्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ये मेथड क्विक है, पैरासाइट्स को आर्टिफैक्ट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है और सिर्फ बेसिक टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉपरली परफॉर्म किया जाए तो थाइलेरिया, बबेसिया और अनाप्लाज्मा जैसे पैरासाइट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है, क्योंकि अनीमिया की वजह से पैक्ड सेल वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन लेवल और टोटल रेड ब्लड सेल काउंट रिड्यूस्ड होते हैं। लिम्फ नोड एग्जामिनेशन भी एक यूजफुल डायग्नोस्टिक मेथड है। इसमें बायोप्सी नीडल का यूज करके बायोप्सी ली जा सकती है, या फिर प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड को फर्मली होल्ड करके 18 गेज नीडल सिरिंज के साथ इंसर्ट की जाती है। एस्पिरेशन पर थोड़ा रेडिश फ्लूइड मिल सकता है। इस फ्लूइड से बनाया हुआ स्मीयर जब गिम्जा स्टेन के साथ स्टेन किया जाता है, तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ब्लू कलर्ड ओवल या राउंड बॉडीज दिखाई देती हैं। ये स्ट्रक्चर्स यूजुअली 1 to 3 इन नंबर होती हैं और इन्हें कॉक्स ब्लू बॉडीज कहा जाता है, जो थाइलेरिया के स्कीजॉन्स को कंफर्म करती हैं। जो एनिमल्स मर जाते हैं उनमें नेक्रोप्सी के टाइम स्प्लीन और लिम्फ नोड से इंप्रेशन स्मीयर्स लिए जा सकते हैं और उन्हें गिम्जा स्टेन करके ऑर्गेनिजम्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अफेक्टेड एनिमल्स में बायोकेमिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं, जैसे ब्लड कैल्शियम लेवल का डिक्रीज और टोटल सीरम प्रोटीन लेवल का डिक्रीज। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स भी डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेशली हर्ट स्क्रीनिंग के लिए। कैपिलरी ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कॉमनली यूज होते हैं, जबकि पैसिव हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, आगार जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और कॉन्ग्लूटिनेटिंग कॉम्प्लीमेंट अब्जॉर्प्शन टेस्ट जैसे टेस्ट भी यूज किए जा सकते हैं।
सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड टेस्ट्स जैसे लिम्फोसाइट स्टिमुलेशन टेस्ट और मैक्रोसेज माइग्रेशन इनहिबिशन टेस्ट भी यूज किए गए हैं, लेकिन इन टेस्ट्स की एग्जैक्ट डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस अभी क्लियरली समझ में नहीं आई है। क्योंकि थाइलेरियोसिस में अनीमिया एक मेजर साइन होता है, इसलिए इस डिजीज को उन सभी कंडीशन से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें अनीमिया भी देखा जाता है, जैसे बबीसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया और कॉपर पॉइजनिंग। ये सब डिजीजेस भी सिमिलर अनीमिक साइंस दिखा सकती हैं। इसके अलावा थाइलेरियोसिस को एफेमेरल फीवर से भी डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि दोनों डिजीजेज में सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट देखा जा सकता है। लेकिन ये सब डिजीजेज ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन से आसानी से अलग की जा सकती हैं, क्योंकि थाइलेरियल ऑर्गेनिजम्स सिर्फ थाइलेरियोसिस के केसेस में ही ब्लड में क्लियरली देखे जाते हैं। थाइलेरियोसिस का ट्रीटमेंट मेनली दो चीज़ों पर फोकस करता है: पैरासाइट को किल करना और एनिमल को अनीमिया, वीकनेस और दूसरी कॉम्प्लिकेशन से रिकवर करने में सपोर्ट देना। बहुत सारी ड्रग्स थाइलेरियोसिस के अगेंस्ट ट्राई की जा चुकी हैं। लगभग 100 से ज़्यादा केमिकल्स टेस्ट किए गए, लेकिन सिर्फ कुछ ही इफेक्टिव साबित हुए। कुछ ड्रग्स सिंगल यूज होती हैं और कुछ कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। पहले 4 अमीनो क्विनोलिन ग्रुप की ड्रग्स जैसे क्लोरोक्विन फॉस्फेट और क्लोरोक्विन सल्फेट का वाइडली यूज होता था। ये 10 mg पर केजी बॉडी वेट की डोज में दी जाती थी, जिसमें 1/3 डोज इंट्रामस्कुलर रूट से ऑल्टरनेट डेज पर 3 to 5 टाइम्स दी जाती थी और बाकी 2/3 डोज ओरली डेली 5 to 10 डेज तक दी जाती थी। ये ड्रग्स अक्सर टेट्रासाइक्लिन्स के साथ यूज की जाती थी, लेकिन आजकल क्लोरोक्विन्स प्रिफर्ड नहीं है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट काउज में अबॉर्शन करा सकती हैं, अनीमिया को वर्सन कर सकती हैं, आरबीसी डिस्ट्रक्शन या बोन मैरो सप्रेशन के थ्रू और लिवर डैमेज भी कर सकती हैं। 8 अमीनो क्विनोलिन ग्रुप की ड्रग्स जैसे पामाक्विन भी यूज की गई हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक बेरिनिल भी थाइलेरियोसिस में इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। सपोर्टिव थेरेपी थाइलेरियोसिस से पीड़ित एनिमल्स की रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अनीमिया मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनीमिक एनिमल्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, यूजुअली 3 to 5 लीटर्स पर काउ इंट्रावेनसली। अगर अनीमिया सीवियर नहीं है तो आयरन प्रिपरेशंस जैसे आयरन डेक्सट्रैन या आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स को इंट्रामस्कुलरली रेगुलर इंटरवल्स पर दिया जा सकता है। विटामिन B12 इंजेक्शंस को आयरन के साथ दिया जाता है ताकि ब्लड फॉर्मेशन इंप्रूव हो। ओरल आयरन टैबलेट्स जैसे फेरस सल्फेट या फेरसोलेट को 2 to 3 वीक्स तक दिया जाता है। अपेटाइट इंप्रूव करने के लिए लिवर एक्सट्रैक्ट्स या विटामिन B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शंस कुछ दिनों तक दिए जाते हैं। एनर्जी और फ्लूइड्स के लिए इंट्रावेनस ग्लूकोज सोल्यूशन दिया जाता है। डिहाइड्रेशन के केसेस में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जैसे रिंगर्स लैक्टेट या एरोलाइट इंट्रावेनसली दिए जाते हैं। अगर डायरिया हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए एस्ट्रिंजेंट मिक्सचर्स ओरली दिए जाते हैं। थाइलेरियोसिस का प्रिवेंशन और कंट्रोल मेनली अर्ली डिटेक्शन, टाइमली ट्रीटमेंट, टिक कंट्रोल और वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स को ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई करके जल्दी से बुपारवोकोन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्लस लेवामाइजिल जैसी इफेक्टिव ड्रग से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि टिक्स पैरासाइट के कैरियर्स होते हैं और डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए रेगुलर टिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये एक्टोपैरासिटिसाइडल एजेंट्स जैसे बुटॉक्स, असुनटॉल, मालाथायोन या सुमिथियोन से स्प्रेइंग या स्पॉन्ज बेदिंग के थ्रू किया जा सकता है रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशंस पर। हेल्दी एनिमल्स को वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहिए। कई सालों की रिसर्च के बाद इंडिया में रक्षावैक टी वैक्सीन डेवलप की गई है, जो थाइलेरियोसिस के प्रिवेंशन के लिए यूज होती है। ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जिसमें वीकेंड शिजॉन्ट इन्फेक्टेड लिम्फोब्लास्ट्स होते हैं। वैक्सीन को डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करके तुरंत यूज किया जाता है। 3 ml डोज सबक्यूटेनियसली मिड नेक रीजन में दी जाती है। काव्स को 4 मंथ्स की एज पर वैक्सीनेट करना चाहिए और हर साल रीवैक्सीनेशन करनी चाहिए। इस वैक्सीन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना जरूरी होता है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे।